कांग्रेस पार्टी के वेटरन लीडर और जम्मू कश्मीर जब रियासत थी तब के साबका चीफ मिनिस्टर, अब चूंकि यूनियन टेरिटरी है तो इसमें जो 6 पोटेंशियल कंटेंडर्स हैं चीफ मिनिस्टरशिप के लिए, उनमें से एक गुलाम नबी आज़ाद साहब अपने 2 नेचुरल एलीज, नेचुरल पार्टनर्स और जो ऑर्गेनिक फ्रेंड्स जिनको कह सकते हैं वो, लेकिन उन 6 कंटेंडर्स में से 2 उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती के तनकीद के निशाना पर हैं बड़े सख्त तौर से। कल से ऐसा आज़ाद ने क्या कर दिया या ऐसा क्या करने वाले हैं जिसकी वजह से ये दोनों लीडरान उनसे काफ़ी नाराज़ नज़र आ रहे हैं, बात करते हैं आज। मेरा नाम ज़फ़र चौधरी है। दरअसल हो क्या रहा है जम्मू कश्मीर में कि जब अक्टूबर के आखिरी हफ्ता में वज़ीर दाखिला अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरा पर आए थे, तब से बहुत सारे लोगों को ये महसूस होने लगा है कि जो सियासत की ऊंची वाली सतह पे जो होते हैं उनको महसूस होने लगा है कि जो होम मिनिस्टर की यहाँ पे आमद थी वही अपने आप में एक शुरुआत है पॉलिटिकल प्रोसेस की, जो जाकर कल्मिनेट होगा इंतखाबात के ऊपर। इलेक्शन अगर लंबे वक्त तक ना हो तो एक सियासी हलकों में बड़ी थकावट सी हो जाती है, बेचैनी सी हो जाती है, और जमहूरियत में हम सबका जो हक भी है कि जल्द से जल्द इंतखाबात हों और जमहूरी अमल जो है वो बहाल होना चाहिए यहाँ पे, ऐसा तब से महसूस होने लगा है। उसके चलते पिछले महीने भर से बड़े लार्ज स्केल के ऊपर पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ होती जा रही हैं। उसकी अलामतें कुछ इस तरह से हैं, यानी आप बीजेपी को देखिए, उनकी जो मामूली पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ होती थी उनसे ज़्यादा रविंदर रैना और बाकी लीडर आपको ज़्यादा जो पब्लिक में वो नज़र आते हैं। हालांकि बीजेपी एक बड़ी डिसिप्लिन्ड और एक बड़ा एक कैलेंडर के एतबार से इनके पास प्रोग्राम होता है कि सोमवार को क्या करना, मंगलवार को क्या करेंगे, बुध को क्या करेंगे। कुछ चीज़ें इनकी लोकली इंस्पायर्ड होती हैं, कुछ चीज़ें दिल्ली से बनकर आती हैं कि आप इस तरह से काम कीजिए। उसको तो अगर हम रूटीन मानकर चल भी लें। महबूबा मुफ्ती का ये था कि जब से वो डिटेंशन से रिहा हुई हैं तब से जब जब उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है, मौका मिलता है, तब तक वो किसी न किसी इलाका के दौरा के ऊपर वो ज़रूर गई हुई होती हैं। और जिस दिन नहीं होती हैं, बाज़ औक़ात आपने देखा होगा कि वो अपने घर के गेट के पीछे से एक मिनट का वीडियो बनाकर अपलोड कर देती हैं ट्विटर पे, कहती है देखिए मुझे नज़र बंद करके रखा हुआ है। लेकिन गुलाम नबी आज़ाद साहब, मुझे नहीं लगता कि पिछले 8-10 साल में इतना फ्रीक्वेंटली वो जम्मू कश्मीर में कभी आए हों, इस तादाद में उन्होंने कभी जलसे किए हों, और इतनी ज़्यादा पॉलिटिकल एक्टिविटी, छोटी छोटी मीटिंग्स, कॉर्नर मीटिंग जो जिनके लिए वो जाने जाते हैं, यहाँ मीटिंग की, वहाँ बात की, इसको बुलाया, उसको बुलाया, यहाँ जलसा किया, ऐसे करके वो लगातार करते जा रहे हैं। पहले उन्होंने जो चिनाब वैली में थे वहाँ पे उन्होंने जलसे किए, उसके बाद अभी साउथ कश्मीर में पिछले 2-3 दिन से थे, अब 2-1 दिन में उनका रजौरी पुंछ का दौरा वो शुरू होने वाला है। लेकिन सबसे बड़ी अलामत जो मुझे नज़र आती है वो होती है जब उमर अब्दुल्ला निकलते हैं बाहर। जब उमर अब्दुल्ला आते हैं तो तब लगता है कि नहीं, कोई ना कोई हलचल तो है, वरना तो वो काफ़ी महीनों से पब्लिक में नहीं देखे गए, ख़ास करके जम्मू सूबा के दौरा पर नहीं थे, जहाँ पर वो अब हैं। रामबन डोडा से होते हुए किश्तवाड़ में थे आज। तो ये कुल मिला के लगता है कि शायद इन लीडरान को लगता है कि कोई डेवलपमेंट इलेक्शन के एतबार से शायद जल्दी होने वाली है। लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है, जो प्रोसेस जिस तरह से सामने नज़र आ रहा है, हमें उतनी इंसाइट, उतनी डीप इंफॉर्मेशन नहीं होती है, उतनी असेसमेंट भी हमारी नहीं होती है। लेकिन जिस तरह से नज़र आ रहा है कि अभी तो डिलिमिटेशन का प्रोसेस चल रहा है, मार्च तक की मियाद उनके पास है, और मार्च के बाद भी जो यहाँ का एक सिक्योरिटी स्ट्रक्चर है वो जिस तरह से एडवाइस करेगा इलेक्शन कमीशन को कि क्या हालात जो हैं वो माकूल हैं इंतखाबात के लिए कि नहीं, उसी के ऊपर डिपेंड करेगा। जो पिछली बार का आपको याद होगा कि 2019 में यहाँ से जो सिक्योरिटी के एतबार से जो रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन का जब दौरा हुआ उनको जो इन्होंने दी, इन्होंने कहा कि हालात बेहतर हैं, उसमें पॉलिटिकल एक्टिविटी इलेक्शन के लेवल की जा सकती है, लेकिन सिर्फ लोकसभा इलेक्शन करवा सकते हैं, असेंबली इलेक्शन के लिए हालात ठीक नहीं है, तो लिहाजा तब से कोई इलेक्शन है नहीं है। तो उससे हमें लगता है कि मार्च के बाद ही जो भी प्रोसेस होगा मार्च के बाद ही होगा। एनीवे, जब भी हो, ये अगर कोई ये कहे कि भी मेरे पास एक इनसाइड इन्फॉर्मेशन है, मेरी एक असेसमेंट है, प्रेडिक्शन है, या मुझे किसी ने बताया दिल्ली में कि फ़लाँ वक्त के ऊपर हो जाएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बहुत बड़ा ट्रस्ट किया जा सकता है। क्योंकि वजह ये है, आजकल का जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, गवर्नेंस का, पॉलिटिक्स का जो सिस्टम है मुल्क में, उसमें जो अंदर की खबर है वो सिर्फ 2 या 3 लोगों के पास होती है। जब वो रिवील करते हैं तो तब लोग अपने क्याफे लगाने लगते हैं कि मुझे तो इस बात का पहले ही पता था, मुझे इन्होंने बताया था। वो होता नहीं है, वो जब होनी होती है चीज़ वो तब खुद ही बताते हैं, खुद ही रिवील करते हैं, और वो एप्रोप्रिएट मौका कौन होगा वो उन्हीं को पता होगा। तो लिहाजा हमारे पास कोई टाइमलाइन नहीं है, कोई डेडलाइन नहीं है इलेक्शन कब होंगे, लेकिन ईगरनेस ज़रूर है कि इलेक्शन होने चाहिए। अब जब इलेक्शन होते हैं तब ये सियासी जमातें जिस स्केल के ऊपर, जिस फ्रीक्वेंसी के ऊपर, जिस पैमाने के ऊपर अभी
फील्ड में निकली हुई हैं। निकलना ज़रूरी भी है, इलेक्शन हो या ना हो, सियासी जमातों को तो रहना चाहिए फील्ड में, लोगों के पास जाना चाहिए। जब आप फील्ड में जाते हैं, इलेक्शन की आप तैयारी करते हैं, तो जो थोड़ी सिविलाइज्ड रिस्पॉन्सिबल सोसाइटीज़ होती हैं, वहाँ पे आप गवर्नेंस, रूल ऑफ लॉ, जस्टिस, ये सारी चीज़ें, डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें जो हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट, सोशल सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें, ये मुद्दे लेकर आप लोगों के पास जाते हैं। और जो पहले कभी पावर में रह चुके होते हैं वो अपना रिपोर्ट कार्ड रखते हैं, जो हिज़्ब इख्तिलाफ वाले होते हैं वो इनके लिए तनकीद लेकर आते हैं और अपनी तरफ से वादे, एक रोड मैप, एक प्लान लेकर आते हैं कि हम इस तरह से करने वाले हैं। उसके बेसिस के ऊपर, उसकी बिना के ऊपर लोग अपना फ़ैसला ले पाते हैं कि हम किस जमात को चुनेंगे, किस जमात को हम वोट देंगे। लेकिन हमारे यहाँ पे इस तरह से नहीं होता, बल्कि मुल्क भर में नहीं होता। मुल्क भर में तो आप एक जो मज़हब की छतरी है उसके नीचे आप उसकी कोटिंग, शुगर कोटिंग, कभी इस तरफ से कभी उस तरफ से करके जो भी चीज़ होती है, कहीं ना कहीं वो जाके मज़हब के साथ, डेवलपमेंट स्कीम्स, वेलफेयर स्कीम्स, उनकी बात ज़रूर होती है, लेकिन बिल आखिर जब असल वोट डालने की बात आती है वो मज़हब के साथ लिंक करके ही आता है। जम्मू कश्मीर में मज़हब तो अपनी जगह पे रहता है, लेकिन मज़हब से अलावा भी, मज़हब से हट के भी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। कुछ लोग स्पेशल स्टेटस और यानी प्री 52, सेल्फ रूल, ग्रेटर ऑटोनमी वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें, अचीवेबल नेशनहुड वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो उसमें करते हैं। उसकी तनकीद में लोग कहते हैं कि देखिए ये अलायदगी पसंद हैं, ये पाकिस्तान से इंस्पायर्ड हैं और पाकिस्तान से मिले हुए हैं, बल्कि ये एक पाकिस्तान की आइडियोलॉजी को वो आ पाए जम्मू कश्मीर में, उसके लिए ये रास्ते जो हैं वो हमवार कर रहे हैं। तो ये जो हैं, ये कहते हैं कि भाई अगर इनसे बचना है तो आप वोट हमें डालिए। जो दूसरे हैं जो अपना ग्रेटर ऑटोनमी, सेल्फ रूल वगैरह, उसकी सबकी जब वो बात करते हैं तो वो तनकीद करते हैं दिल्ली के साथ। वो कहते हैं कि भाई ये दिल्ली जो है ये बहुत गलत हमारे साथ कर रही है, आपका हुकूक की जो उसी सूरत में प्रोटेक्ट हो सकते हैं कि अगर आप वोट हमें डालेंगे। फिर लोग वोट डालते हैं अपने अपने तरीके से, बाद में दोनों तरफ इकट्ठे बैठ जाते हैं, इकट्ठे बैठ के मैंडेट का सौदा करके अपनी गवर्नमेंट बनाकर वो चल पड़ते हैं। तो आप जब भी इलेक्शंस होंगे, अगर आप ये तवक्को करें कि इस तरह की कोई बात जो प्रोसेस को इंस्पायर करेगी, इन्फ्लुएंस करेगी, वो होने वाली नहीं है। तो हुआ क्या कि आज उमर अब्दुल्ला साहब का किश्तवाड़ का जो जलसा था, उसमें जो उन्होंने तकरीर की, बहुत ही मुतासर कौन, बड़ी धुएंधार किस्म की उन्होंने तकरीर की, बड़ा इमोशनली बहुत ज़्यादा चार्ज थे और उनके तनकीद के निशाना के ऊपर थे गुलाम नबी आज़ाद। कहते हैं सीनियर लीडर हैं, चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, मैं ज़ाती तौर के ऊपर उनकी बड़ी इज़्ज़त करता हूँ। हिंदुस्तान की जो हिस्टोरिक एक तारीखी पॉलिटिकल पार्टी है उसके बड़े लीडर हैं, तो उन्होंने डिफीट मान ली, उन्होंने सरेंडर कर लिया आर्टिकल 370 के ऊपर। उन्होंने कह दिया कि इसकी बात भी ना करें। हमारी तो जब तक आखिरी सांस चल रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस में हर बच्चे की, तब तक हम आर्टिकल 370 के लिए लड़ते रहेंगे। कहाँ? अदालत में लड़ते रहेंगे। तो वो रिस्पॉन्ड कर रहे थे। गुलाम नबी आज़ाद का कल का जलसा था एक साउथ कश्मीर में, जिसकी रिपोर्टिंग बाकी वालों ने उस तरह से नहीं की, बाकी वालों ने और चीज़ें की, लेकिन डेली एक्सेलसियर में उसकी रिपोर्टिंग आई। ये जर्नलिज्म का यही प्रिंसिपल होता है कि आप एक वो क्रिटिकल चीज़ लाएं जो न्यूज़ वर्दी हो। उन्होंने कहा कि गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि आप आर्टिकल 370 के बारे में तो बात करना भी जो है वो कोई सूदमंद बात नहीं है। बाकी चीज़ों के ऊपर के इलेक्शन हो, स्टेट रिस्टोर हो, गवर्नेंस हो, अकाउंटेबिलिटी हो, डेवलपमेंट हो, वेलफेयर हो, वगैरह वगैरह, ये सारी बातें हो। इसके ऊपर उमर अब्दुल्ला बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए। वो कहते कि ये आज़ाद ने कैसे डिफीट कर ली। तो माफ़ कीजिए, क्या उमर अब्दुल्ला साहब को ये बात याद नहीं है कि 5 अगस्त 2019 से लेकर आज तक मुसलसल एक भी ऐसा मौका नहीं है, एक भी ऐसा इवेंट नहीं है, फोरम नहीं है, प्लेटफॉर्म नहीं है जिस पर कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप ने किसी भी सतह के ऊपर गवर्नमेंट की तनकीद की हो कि आपने आर्टिकल 370 क्यों रिपील किया। किसी भी सतह के ऊपर कांग्रेस पार्टी ने यह कहा हो कि अगर हमें मौका मिलेगा तो हम आर्टिकल 370 को रिस्टोर करवाएंगे। मान लीजिए किसी क्लब हाउस चैट में अगर दिग्विजय सिंह ने कह भी दिया तो उसको कांग्रेस ने डिसऑन कर दिया। किसी और लीडर ने किसी फोरम के ऊपर, अधीर रंजन चौधरी ने कह दिया कुछ, तो कांग्रेस पार्टी ने उसको डिसऑन कर दिया। कांग्रेस पार्टी का तो ये स्टैंड कभी रहा ही नहीं है। तो गुलाम नबी आज़ाद की तनकीद किस बात की? गुलाम नबी आज़ाद का जो अपनी तकरीर 5 अगस्त को, 6 अगस्त को, तब से लेकर मुसलसल आज तक
उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि आर्टिकल 370 आपने हटाकर गलत किया या मैं उसको रिस्टोर करवा के दे दूंगा, तो लिहाजा आज आप कहें कि आपका ईमान कैसे बदल गया, आप क्यों कह रहे हैं कि आर्टिकल 370 के बारे में बात नहीं करनी, जब उन्होंने कभी भी नहीं की। कांग्रेस पार्टी का ये बात करनी इसलिए ज़रूरी है कि हम इमोशंस में बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट होते हैं। हमें एक दूसरे को रिमाइंड करने की ज़रूरत है कि पॉलिटिकल प्रोसेस हमारे इर्द गिर्द चल किस तरह से रहा है। पॉलिटिकल प्रोसेस नहीं, पॉलिटिकल नैरेटिव की बात कर रहा हूँ मैं, प्रोसेस तो है ही कहाँ है। कांग्रेस पार्टी ने समेत गुलाम नबी आज़ाद के, इन्होंने मुसलसल सिर्फ एक ही बात कही है कि आपको रियासत को डाउनग्रेड नहीं करना चाहिए था, आपको रियासत की यूनियन टेरिटरी नहीं, आप उनकी तमाम पूरी तकरीर सुन लें, आपको यूनियन टेरिटरी नहीं बनाना चाहिए था, आपको रियासत को रियासत ही रखना चाहिए था और रियासत बहाल करनी चाहिए अब आपको इमीडिएटली। दूसरी बात वो ये कहते हैं कि इसका जो डिवीज़न है, बाइफर्केशन है, वो नहीं होनी चाहिए, उसमें भी कांग्रेस का एक अपना स्प्लिट है। कुछ लोग कहते हैं कि भी ले की एक बड़ी पुरानी डिमांड थी जिसको कई बार कांग्रेस के कई सतह के ऊपर लोगों ने सपोर्ट भी किया, लेकिन करगिल शायद जम्मू कश्मीर के साथ रह जाता। कांग्रेस की तो कुल मिला के सारी जो इसके ऊपर स्ट्रेटजी, सारी बात यही रही है। इसके अलावा अगर कांग्रेस ने एक बात कही है 5 अगस्त 2019 के हवाले से, वो सिर्फ यही कही है कि आपने जो किया उसके ऊपर हमें कोई बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन नहीं है, उसके बारे में हम कुछ ज़्यादा नहीं कहते, लेकिन आपने जिस तरीक़ा के साथ किया कि आपने लोगों को लॉकडाउन कर दिया, 7 मिलियन पीपल, 8 मिलियन पीपल आपने बंद कर दिए, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स, पॉलिटिकल लीडरशिप, हज़ारों लोगों को आपने जेलों में भर दिया, जिस तरीक़ा के साथ आपने किया, लोकल पॉलिटिकल कंसल्टेशन नहीं की, उससे हमें इख्तलाफ है, उसके ऊपर हमें एतराज़ है। लिहाजा ये जो आपने किया उसके बारे में कभी कोई चीज़ नहीं हुई। तो ये एक पूरा हमारे सामने एक ऑन रिकॉर्ड ये सारी चीज़ है, तो हम क्यों आज सरप्राइज़ हो जाएं, हैरान रह जाएं अखबार में ये चीज़ पढ़ के कि गुलाम नबी आज़ाद ने क्या कह दिया इसके बारे में। अब उमर अब्दुल्ला साहब कह रहे थे वहाँ पे जलसा में कि मतलब आप क्या कहेंगे कि जलसा में आप जाकर ये लोगों को कहेंगे कि आप हमें मैंडेट दीजिए, आप हमें बल दीजिए, आप हमें ताकत दीजिए और हम आखिरी दम तक लड़ेंगे, आर्टिकल 370 रिस्टोर करवाएंगे। कहाँ पे? ये उन्होंने खुद कहा कि अदलिया का रास्ता, अदालत का रास्ता, सुप्रीम कोर्ट का। तो सुप्रीम कोर्ट में क्या लोगों का मैंडेट लेकर, लोगों से वोट हासिल करके सुप्रीम कोर्ट में क्या जजेस को डराएंगे वहाँ पे कि भी आप ये कर दीजिए? सुप्रीम कोर्ट में भी तो जो बात होगी वो लीगल आर्ग्यूमेंट के बेसिस के ऊपर होगी, और लीगल आर्ग्यूमेंट के बेसिस के ऊपर किस तरह से लड़ा गया है वो उसकी जो कोई हिस्ट्री बहुत पुरानी नहीं है। ये कल ही की तो बात है जब पंचायत इलेक्शंस बाइकआउट किए गए थे इस बिना के ऊपर कि जब तक हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से अदालतों के अंदर ये जो एफिडेविट है ये क्लैरिटी के साथ नहीं चला जाता कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कमिटेड है आर्टिकल 370 और 35A को जो तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए कमिटेड है, तब तक हम पंचायत इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। नहीं लड़े पंचायत इलेक्शन, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल इलेक्शन नहीं लड़े, और जब डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल जो उसी का तीसरा एक जो स्टेज था वो तब लड़े जब तो आर्टिकल 370 और 35A तो हटा ही दिए गए हुए थे। अब मेरा आर्गूमेंट ये नहीं है कि आर्टिकल 370 के लिए किसी को लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए, वो रहना चाहिए था या नहीं रहना चाहिए था, ये मेरा आर्गूमेंट हो भी नहीं सकता। मैं तो सिर्फ एक एनालिसिस लेकर मैं सामने कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं हमें अपने आप को वार्न करना चाहिए कि वो इमोशंस किस तरह से स्टर करते हैं, उनकी लैक ऑफ क्लैरिटी जो है वो अपनी होती है। मज़ीद जो है उमर अब्दुल्ला साहब की कि उन्होंने ये कहा जब प्राइम मिनिस्टर से मिलने के लिए ऑल पार्टी डेलीगेशन गया था, उसके बाद जब थोड़ा मज़ीद क्लैरिटी के साथ इन्होंने बात करनी शुरू की थी, और लास्ट ईयर वो भी एक इन्होंने जो एक इंटरव्यू भी जो 30 जो लीडरशिप डायलॉग 30 लोगों के साथ बात की थी किताब वालों ने, उसमें भी इन्होंने कहा था कि मैं तो यूनियन टेरिटरी में किसी भी सूरत में इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। पहले तो ये कि जो गुपकार डिक्लेरेशन का ओरिजिनली था तो उसमें यह कि हम पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे ऐसे किसी भी अमल में जो बेस्ड होगा ऑन द इवेंट्स ऑफ अगस्त 5, 2019। सारी चीज़ें उसके बाद जितनी भी हो रही हैं वो सारी उसी के ऊपर बेस्ड हैं। और कल की स्टेटमेंट है, किसी ने पूछा कि आप जब इलेक्शन आएंगे तो क्या, उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस बेल्ट वेट कस के, कमर कस के बिल्कुल फुली रेडी बैठी है कि ये एग्जैक्ट वर्ड्स हैं उमर अब्दुल्ला के कि उधर बिगुल बजे और इधर से हम इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दें।
तब रिपोर्टर ने पूछा कि क्या उमर अब्दुल्ला खुद भी इलेक्शन लड़ेंगे। वो कहते हैं आप ये डोडा में होकर मुझसे ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं, ये तो कश्मीर का सवाल है, मैं तो कश्मीर में हूँगा, मैं उधर देखूंगा कि मैंने इलेक्शन लड़ना है या नहीं लड़ना है। ये रिपोर्टर ने बहुत ज़्यादा इंसिस्ट कर दिया क्योंकि आपने कहा था। कहते नहीं नहीं, आपको ये सवाल पूछने नहीं चाहिए, इस सवाल की कोई रेलिवेंस, कोई इफादियत, कोई लेजिटिमेसी इस सवाल की है ही नहीं है, ये डोडा में तो ये सवाल है ही नहीं, ये सवाल जब भी होगा ये कश्मीर में होगा। तो लिहाजा अब वो नॉन कमिटल हो गए हैं अपने ज़ाती तौर के ऊपर भी इलेक्शन लड़ने के लिए कि वो लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। अब बात है महबूबा मुफ्ती की, लेकिन एक मुझे बात करते करते बात याद आ गई कि वो जब हैरान हुए गुलाम नबी आज़ाद की इस बात पे कि उन्होंने क्यों कहा 370 के लिए कि बात नहीं करनी चाहिए, जब पीएजीडी का हिस्सा नहीं रही कांग्रेस तो उस वक़्त क्या ये चीज़ सामने हर किसी को नज़र नहीं आई कि कांग्रेस का स्टैंड इसके ऊपर क्या है। अब महबूबा मुफ्ती कल बात कर रही थी, ये थी बांडीपुर ज़िला में, वहाँ पे उन्होंने कहा एक सेंटर के बारे में बात, बीजेपी के बारे में दरअसल बात कर रही थी। उन्होंने कहा कि बीजेपी प्रॉक्सी पार्टीज क्रिएट कर रही है, 2 पार्टियां कश्मीर में हैं, उनका मैं क्या ही नाम लूँ, ऐसे करके उन्होंने कहा। कहते हाल ही में आप देखिए कि जम्मू में एक नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर को सीधे उठा के बीजेपी में ले गए। सीधे उठाकर बीजेपी में लेने का ये मतलब हुआ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से लोग निकले, पीडीपी से लोग निकले, वो कहीं और पार्क हो गए जो बीजेपी के नज़दीक पार्टियां या उनके एलीज जो हैं, या मतलब बीजेपी का जो सियासत के ऊपर मौक़िफ़ है उस सियासी मौक़िफ़ के साथ चलने वाली जो लगभग पार्टियां हैं उनके साथ हो ली है। लेकिन वो कहते हैं कि जम्मू से एक बड़े लीडर को तो सीधे उठा के ही बीजेपी में ले गए। वो नाम लिए बिना बात कर रही थी देवेंद्र सिंह राणा की। तब उन्होंने कहा कि अब जो कांग्रेस के अंदर डेवलपमेंट हो रही है, हमें लगता है कि एक नई पॉलिटिकल पार्टी बनने जा रही है, तो ये तो कतई तौर भी पॉसिबल नहीं है कि भी ये नई पॉलिटिकल पार्टी के अपने बेसिस के ऊपर बन रही हो, इसको भी तो बीजेपी वाले बना रहे हैं। ये एग्जैक्टली वैसे ही है कि जब मुफ्ती साहब ने पार्टी बनाई थी 99 में, तो सिर्फ वही थे जो कहते थे कि ये पार्टी हमारी है, ये पार्टी एक जो कश्मीर के अंदर एक सियासी बेचैनी है, ये उसका एक कॉन्सिक्वेंस है, उसको एड्रेस करने के लिए ये पार्टी हमने बनाई है, जो एक ऑर्गेनिक नेचुरल रीजनल अल्टरनेटिव जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस का बन सकता है, ये उसके लिए हमने ये पार्टी बनाई है। लेकिन लोग तब वही कहते थे जो आज महबूबा मुफ्ती साहबा कह रही हैं कि अगर पार्टी बनेगी तो उसको वो दिल्ली से बनाएंगे। मैं ये तो कतई नहीं कहता कि दिल्ली से या जो रूलिंग पार्टी है वो पार्टियां नहीं बनवा रही यहाँ पे या नहीं तोड़वा रही, वो तो जाहिर है वो कर रहे हैं। मैं ये कहता हूँ कि माजी में भी सारा चीज़ जो है वो इसी तरह से होती आई है। ये एक जम्मू कश्मीर की सियासत के जो मिजाज है उसका हिस्सा अब हर सूरत में बन गया हुआ है। तो ये थे जो अल्ताफ़ बुखारी, उन्होंने उनका नाम तो नहीं लिया जो अपनी पार्टी है, महबूबा ने तो कल उनका नाम नहीं लिया था, लेकिन बुखारी साहब की एक बड़ी सिफ्त है, छोटे से बड़े मामले पे उनके वो बराह रास्त हो, डायरेक्टली उनके साथ कनेक्टेड हो या ना हो, वो रिएक्ट उसके ऊपर ज़ाती खुद ही करते हैं। वो कोई भी बात हो उसके ऊपर वो खुद ही रिएक्ट करते हैं। तो उन्होंने आज कहा कि आप क्या हमारे बारे में बात करते हैं, आप तो इमोशंस को एक्सप्लॉइट करते हैं। दरअसल जो आपकी अपनी पार्टी है वो तो एल.के. आडवाणी ने, जो उस वक्त वाजपेयी की गवर्नमेंट उसमें जो होम मिनिस्टर थे, आपकी पार्टी तो उन्होंने बनाई थी। महबूबा तनकीद कर रही गुलाम नबी आज़ाद का, कहती कि ये उन्होंने बनाई है। वजह क्या है कि इस वक्त जम्मू कश्मीर के हर कोना में, हर गोशा में, हर सियासी हलका में मुसलसल ये बात चलती आ रही है कि क्या गुलाम नबी आज़ाद कैप्टन अमरिंदर सिंह की तर्ज के ऊपर जम्मू कश्मीर के लिए एक अलग सियासी जमात बनाने के लिए तैयार हैं। अगर वो सियासी जमात इस किस्म की बनाते हैं, उस जमात का वजूद क्या होगा, उस जमात का फ्यूचर क्या होगा, और उस जमात के बनने से फ़ायदा किसको होगा और नुकसान किसको होगा। फ़ायदा के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें तो फ़ायदा मुझे नहीं लगता कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बैठकर ये सोचती हो कि इनकी पार्टी बनने से हमें फ़ायदा होगा सबको ही नुकसान। क्योंकि मेरे ख्याल से एक लीडर जो आज के जम्मू कश्मीर में, फ़ारूक अब्दुल्ला साहब वेटरन लीडर हैं, बड़े लीडर हैं। उमर अब्दुल्ला साहब, लोग उनको भी बहुत पसंद करते हैं। महबूबा मुफ्ती का डायनामिज़म है, बीजेपी का एक अपना तरीक़ाकार है काम करने का। लेकिन हर पॉलिटिकल पार्टी को कहीं ना कहीं एडवांटेज है और किसी इलाके में जो है वो डिसएडवांटेज है। कहीं पे आप अच्छी तरह से जा सकते हैं, काम कर सकते हैं, कहीं आपका फुटप्रिंट नहीं है, आपको एक्सेस नहीं मिलता है। अगर एक पोटेंशियल लीडर है जो गुलाम नबी आज़ाद का, रिसेंटली उनका जलसा था कठुआ में जब वो लास्ट टाइम यहाँ पे थे,
वो उतना ही क्राउड कठुआ में पुल कर सकते हैं, उतना ही पुंछ में कर सकते हैं, उतना किश्तवाड़ में कर सकते हैं, उतना साउथ कश्मीर के किसी ज़िला में कर सकते हैं, उतना ही नॉर्थ कश्मीर के किसी ज़िला में कर सकते हैं, और इन दिनों में ये कर भी रहे हैं। कांग्रेस की जो रियासती इकाई है, जिसको प्रदेश कांग्रेस कमेटी कहते हैं, उसका जो स्ट्रक्चर है, जो नॉमिनेटेड स्ट्रक्चर है, उसके लोग गुलाम नबी आज़ाद की पॉलिटिकल पार्टीज़ में शामिल नहीं हैं। बावजूद उसके गुलाम नबी आज़ाद की और उनके जो बाकी साथी हैं, उनकी सियासी सरगर्मियाँ चल रही हैं। अभी तक ऐसा कोई शख्स नहीं है जो किसी दूसरी पार्टी से आकर उनके साथ चल रहा हो। उनके साथ चलने वाले अभी तक जितने भी लीडर हैं, वो कांग्रेस के अंदर के लीडर हैं। अभी तक ऐसा भी कोई लीडर नहीं है, आज़ाद साहब के समेत या कांग्रेस का कोई भी लीडर, जिन्होंने कांग्रेस से इस्तीफ़ा दिया हो और वो कांग्रेस की ही बैनर के नीचे हैं। इनकी बहुत सारे जलसे, जो बहुत सारी रैलियां, बहुत सारी मीटिंग्स जो हैं, उनकी तस्वीरें मैंने देखी कुछ दिन पहले बैठ के। मैंने उनको जूम इन जूम आउट करके बड़े ध्यान से मैंने देखी। वो होता क्या है कि कभी जब आप एक अपने डिपार्चर लाउंज में बैठे हुए होते हैं तो आपके हाथ में बोर्डिंग पास होता है। हमारी सियासत में वो बोर्डिंग पास अक्सर तिरंगा झंडा भी होता है कि आप अपनी पार्टी का झंडा जो है वो इस्तेमाल में नहीं लाते, तो जब तक आप वो ट्रांजिशन आपकी चल रही होती है उसमें आप तिरंगा झंडा लेकर आ जाते हैं। तो मैं देख रहा था कि क्या ये तिरंगा झंडा इस्तेमाल कर रहे हैं अपने जलसों में या कांग्रेस का झंडा इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने देखा जहाँ जहाँ पे भी इनके जलसे हो रहे हैं वहाँ पे कांग्रेस का ही झंडा इस्तेमाल किया जा रहा। तो लिहाजा अभी तक ये इस तरह से लगता है कि वो जो रिवॉर्ड जिस स्केल के ऊपर माना जाता, समझा जा रहा है, वो है नहीं है। लेकिन मेरी असेसमेंट कि अगर कोई ऐसी चीज़ डेवलप हो सकती है तो वो मेरे ख्याल से कैप्टन अमरिंदर के स्टाइल में जम्मू कश्मीर के लेवल के ऊपर शायद नहीं होगी, वो होगी तो नेशनल लेवल के ऊपर होगी। इसके किसी भी, मैं कहता हूँ कि कोई भी प्रोसेस होता है उसके जो मुमकिना, जो उसके जो पॉसिबल फॉल आउट्स होते हैं वो हमेशा एक से ज़्यादा होते हैं। यानी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो उनका एक वाइड रेंज होता है। हमेशा हर चीज़ का जो फॉल आउट है वो एक नहीं होता। एक चीज़ तो ये भी हो सकता है कि जब यहाँ पे डेवलपमेंट इस तरह से हो और जो जिस तरह से पिछले दिनों कुछ लोगों ने इस्तीफ़ा दिया, आने वाले दिनों में और भी इस्तीफ़ा दें, कांग्रेस की लीडरशिप के साथ बात करें और वो ये कहें कि आप गुलाम नबी आज़ाद को ही फील्ड दीजिए जम्मू कश्मीर में, वही काम करें यहाँ पे और इलेक्शन के लिए पार्टी को तैयार करें। पोटेंशियल है इलेक्शन के लिए पार्टी को तैयार करें, क्योंकि जिस हद तक, जिस लेवल तक ऑर्गेनाइजेशनल स्प्लिट चला गया है पार्टी के अंदर, फैक्शन और कांग्रेस ये हमेशा दोनों एक ही चीज़ के नाम रहे हैं। आज अगर फैक्शनलिज्म है, जब शफ़ी कुरैशी यहाँ पे पीसीसी चीफ थे तो तब गुलाम नबी आज़ाद फैक्शन रन करते थे। जब गुलाम नबी आज़ाद पीसीसी चीफ आए तो तब और बाकी लीडरान थे वो करते थे। तो वो इसी तरह से मुसलसल, जब एक पीसीसी चीफ होता तो दूसरा कोई ना कोई जो उसको एक फ्रंट है, अप फ्रंट उसको जो है वो करता ही है। तो फैक्शनलिज्म कोई नई बात नहीं है। जो मिड टर्म में, जो शॉर्ट टर्म में मुझे ये लगता है कि एक कांग्रेस को आप, कांग्रेस के सामने इतना बड़ा शो क्रिएट करके कांग्रेस को आप मजबूर करें कि वो कोई फ़ैसला लें कि हम जो स्टेट इकाई है इसको कोई मिडिल पाथ या एक तरफ या दूसरी तरफ, अगर वो नहीं होता तो जो डेवलपमेंट परसीव की जा रही है, जिस डेवलपमेंट को सस्पेक्ट किया जा रहा है या स्पेकुलेट किया जा रहा है, मेरे ख्याल से पॉलिटिक्स में जैसे क्योंकि कुछ रूल आउट किया नहीं जा सकता तो वो भी रूल आउट नहीं की जा सकती, उसकी पॉसिबिलिटी को रूल आउट किया जा नहीं सकता। तो हेयर यू हैव गुलाम नबी आज़ाद एक लंबे वक्त के बाद एज ए की प्लेयर इन द पॉलिटिक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, वो कांग्रेस के बैनर के नीचे काम करें या कांग्रेस के बाहर काम करें, लेकिन वो जब भी आने वाले इंतखाबात होंगे उनके वो की प्लेयर रहेंगे। बुनियादी बात जिसके ऊपर उनकी तनकीद हो रही थी कि भी क्या गुलाम नबी आज़ाद का जो क्रिटिसिज्म है इस बेसिस के ऊपर कि वो आर्टिकल 370 के ऊपर जो है वो ल्यूकवार्म ही चल रहे हैं, कोई बहुत ज़्यादा नहीं कर रहे। क्लैरिटी क्या है इसमें? किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास कोई फंडामेंटल स्ट्रेटजी या कोई लॉन्ग टर्म जो है इस किस्म का प्रोसेस के जिससे वो लोगों को यकीन दिला सकें कि हम वो सारी चीज़ें जो प्री अगस्त 5 2019 जो स्टेटस है वो रेस्टोर करवा सकते हैं, क्योंकि ये बात बहुत लंबी है। ये 1952-53 से शुरू हुई है, तो प्री 1952 स्टेटस की वो बात चलती है। बाद में पावर डील होती है, उसमें सब लोग वापस इकट्ठे हो जाते हैं, फिर कुछ और इरोड होता है, फिर पावर डील होती है, फिर सारे अब की जो सिचुएशन है 2019 के बाद, उसमें इरोड होने के लिए कोई चीज़ जो है वो है नहीं है। अगर कोई चीज़ है तो वो रेस्टोर है। रेस्टोरेशन में पहली चीज़ यही हो सकती है कि इलेक्शंस, कम से कम एक लोकल सिविल गवर्नमेंट बहाल हो और स्टेटहुड।
होना चाहिए कि या नहीं होना चाहिए, वो एक बड़ी डिबेट है कि जो स्पेशल स्टेटस का कोई भी कंटूर जो है वो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, बुनियादी बात ये, जो फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, वो चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, या कोई भी, वो गुलाम नबी आज़ाद हो या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, उनके पास कोई पोटेंशियल नहीं है कि वो पार्लियामेंट को जाकर इन्फ्लुएंस करके या किसी सिस्टम को इन्फ्लुएंस करके वो स्पेशल स्टेटस को बहाल कर सकें। अगर कोर्ट्स में कुछ होगा तो वो एक लीगल आर्ग्यूमेंट होगा, उसमें जो पॉलिटिकल मैंडेट आपके पास किस किस्म का होगा उसका कोर्ट के ऊपर किसी किस्म का इम्पैक्ट नहीं होगा। आने वाले दिनों में सियासत काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगी, देखते रहेंगे। आज का ये एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।